पोजीशन, और ये हमारा जो है टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ये सब आए। अब द क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर, तो क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर में हम लोग निकाल लिए कि डेल्टा ई जो होता है दैट इज एच प्राइम ओमेगा, इज इट क्लियर, है ना, और ओमेगा इज इक्वल टू हमारा जो है ये रूट अंडर के अपॉन एम, वेयर एम इज कॉल्ड द रिड्यूस्ड मास, इज इट क्लियर, और ओमेगा इज कॉल्ड द एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड एम आर इज कॉल्ड द रिड्यूस्ड मास। और ये हमारा इक्वेशन आया, और मैंने ट्रांजिशन बताया कि E0 से E1 में जा सकता है, E1 से 0 में आ सकता है, E1 से E2 में जा सकता है, E2 से E1 में आ सकता है। क्यों? क्योंकि प्लैंक्स के अनुसार जो है कि जो ब्लैक बॉडी होता है वो क्या करता है कि हार्मोनिक ऑसिलेटर जो है वो से बना हुआ होता है, और कहता है कि these oscillators are capable to absorb as well as to emit radiation in a discrete manner, that is packets of energy or the bundles of energy, and the packet is known as the quanta, that is called the quanta, and the energy of the quanta is equal to h nu। और ये हमारा जो है रिलेशन बिटवीन कैसे मतलब स्कीमेटिक डायग्राम है, the variation of the potential energy as well as the kinetic energy you might have been familiar, is it clear। और मैंने कहा कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है एक, अगर मान लो कि अगर T इज इक्वल टू 0 डिग्री केल्विन की बात करते हैं तो वहां सारा वाइब्रेशन सीज कर जाता है, किसी भी तरह की वेलोसिटी नहीं होती है, तो वहां पे पार्टिकल बिल्कुल स्थिर रहता है, तो डेल्टा एक्स भी 0 हो जाएगा, डेल्टा पी भी 0 हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा अगर डेल्टा एक्स 0 होता है। सर आपका वॉइस बहुत लैग कर रहा है, प्रिंसिपल को वायलेट करता है। क्या कर रहा बाबू? सर क्लियर नहीं आ रहा है, रुक रुक जा रहा है। आवाज कर आ रहा है सर, ठीक आ रहा है। आ रही है ना? यस सर, ठीक आ रहा है सर। सर ये हमारा जो आपको हार्मोनिक ऑसिलेटर, अब यहाँ पे देखिए मैंने कहा कि ट्रांजिशन जो है फ्रॉम टू, यहाँ देखिएगा कि ये n इज इक्वल टू 0 to 2 इज नॉट अलाउड, द ट्रांजिशन फ्रॉम 0 इज इक्वल टू 2 इज हियर, 0 इज इक्वल टू 2 इज नॉट अलाउड, 0 to 3 इज नॉट अलाउड, तो ये फॉरबिडन ट्रांजिशन कहते हैं। और स्पेक्ट्रम में आपको वहां ब्लैक नजर आएगा, और जहां पे हमारा 3 से 4 पे, 4 से 3 पे हो सकता है, 1 से 2, 2 से 1 पे हो सकता है, क्योंकि हमारा यहाँ देखिएगा एनर्जी गैप हमेशा जो है H प्राइम ओमेगा के बराबर होता है, इज इट क्लियर। और अब देखिए कि हमारा वेव फंक्शन के बारे में, जो हम साई एक्स निकाले वहां पे आपको बाद में जो इक्वेशन यहाँ निकला हुआ देखिए, साई जाई, यहाँ एक्स की जगह जो है लेट अस से दैट इज द जाई, तो द साई जाई इक्वल टू दिस वन। अब ये जो है कैसे वैरी करता है, यहाँ देखिएगा कि अगर मान लीजिए कि अगर हम ये पार्टिकल इन ए बॉक्स की परिकल्पना करते तो हमारे रिजिड बॉक्स का, तो पार्टिकल उसको पेनिट्रेट नहीं कर पाते, इज इट क्लियर। ताकि जब हम पोटेंशियल बैरियर को बात करते हैं, एंड इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज स्मॉलर देन द योर पोटेंशियल एनर्जी, अगर मान लो कि पार्टिकल का जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी इज स्मॉलर देन द पोटेंशियल एनर्जी, तो पार्टिकल कभी भी जो है उसको पेनिट्रेट नहीं कर सकता है। और हार्मोनिक ऑसिलेटर में जो हमारा जो रिड्यूस्ड मास इक्विलिब्रियम से जो ऑसिलेट करता है, वो कभी भी एम्पलीट्यूड के पास उसका पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है, और वहीं से वो लौट जाता है, इज इट क्लियर, उसके बियॉन्ड नहीं जाता है, जहां पोटेंशियल एनर्जी मैक्स, काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाता है, इसलिए पार्टिकल वहीं से लौट आता है। भाई क्वांटम मैकेनिक्स में कहता है कि द वेव इज एसोसिएटेड विद द मूविंग पार्टिकल, पार्टिकल तो पेनिट्रेट नहीं कर सकता है पोटेंशियल बैरियर को, परंतु अगर वेव की बात करते हैं तो वेव का जो है एट द बाउंड्री अंडरगोज रिफ्लेक्शन एज वेल एज रिफ्रैक्शन, दैट इज सेकंड मीडियम में वो जा सकता है। तो हमारा यहाँ एक फाइनाइट प्रोबेबिलिटी है दैट पार्टिकल विल बी फाइंड आउटसाइड द पोटेंशियल बैरियर, इसलिए हमारा पार्टिकल पहले जाता है आउटसाइड, अब फिर जो है 1/E, दिस 37% याद रखिएगा कि यहाँ जो है स्किन डेप्थ कहते हैं, इतनी दूरी तक वो your electromagnetic wave, it penetrates it penetrates through the potential barrier, or it travels outside the potential barrier, where the intensity it becomes the 1/8 of the initial intensity। याद रखिएगा। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है। दिख रहा है सर। वेरी गुड।
अब अगर हम बात करते हैं कि सेकंड लेवल पे n इज इक्वल टू 1, तो n इज इक्वल टू 1 पे देखिएगा ये हमारा पैरिटी, यहाँ पे देखिएगा कि ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर ये यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ पे हाफ, जहाँ पे आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन है वहां पे वेव फंक्शन प्रोबेबिलिटी 0 हो गया, फिर ऊपर की तरफ देखिएगा गया और फिर जो है ये मैक्सिमम हुआ, फिर ये 0 हुआ, फिर इसके ठीक n इज इक्वल टू 3 पे फिर देखिए ऊपर से स्टार्ट हुआ। इस तरह करके हमारा जो है साई वेरी करता है। और ये नेचर कैसे आता है, जो आपको इक्वेशन डिराइव किए हैं साई जाई का, उसमें आप केवल n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2 ये वैल्यू को पुट करके देखिएगा, आपको ये इक्वेशन आ जाएगा। इट इज वेरी इजी। और ये हमारा जो है दैट इज द डेंसिटी। हमेशा याद रखिएगा कि जो वेव फंक्शन होता है इट इज ए कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, इट माइट हैव पॉजिटिव वैल्यू एज वेल एज नेगेटिव वैल्यू। तो जहां पे वेव फंक्शन नेगेटिव होगा दैट शोज द नेगेटिव प्रोबेबिलिटी एंड इट हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस। इज इट क्लियर? तो इसलिए हमेशा साई स्क्वायर की बात करते हैं, तो ये जो नेगेटिव है इसको स्क्वायर कीजिएगा तो ये पॉजिटिव हो गया। और ये देखिए, और ये बड़ा एक ब्यूटी है यार इसमें कि देखोगे कि नियर टू वॉल जैसे जैसे हमारा एन बढ़ रहा है, तो जैसे जैसे हमारा एन बढ़ रहा है हाई एनर्जी लेवल पे हम जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारा केस क्लासिकल मैकेनिक्स की तरफ जा रहा है, क्लासिकल ऑसिलेटर की तरफ जा रहा है। क्यों क्लासिकल ऑसिलेटर की तरफ जा रहा है? आप यहाँ गौर कीजिएगा कि क्लासिकल ऑसिलेटर में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल बाउंड्री पे जो है मैक्सिमम हो जाता है, सॉरी 0 हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां से पार्टिकल रिफ्लेक्ट करता है। देखिएगा कि जब एन बहुत लार्ज है तो ये हमारा वेव फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी प्रोबेबिलिटी बाउंड पे 0 हो जाए। अब क्लासिकल केस में भी पार्टिकल वहां से लौटता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 0 होगा। ये देखिए, ये देखिए, इज इट क्लियर? नजर आ रहा है ना? जी सर। यस सर। ओके, वेरी गुड। ओके, तो अब देखिएगा कि ये और बीच में जो लगभग बराबर रहता है, जो क्लासिकल केस में हमारा एनर्जी थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहता है इनसाइड द वी पोटेंशियल वेव, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल हमारे यहाँ कंटिन्यूअस हो जाता है। तो ये आप पढ़े होंगे कि हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रा है उस केस में भी जब हम बिल्कुल हाई एनर्जी लेवल में चले जाते हैं, वहां किसी दो एनर्जी लेवल के बीच का जो गैप है डेल्टा ई, वो बहुत ही स्मॉल हो जाता है। तो एक तरह से वहां पे हमारा जो है दैट इज ए कंडक्शन बैंड, वहां पे हमारा इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करता है, दैट इज ए क्लासिकल केस। तो इस तरह करके ये क्लासिकल प्रोबेबिलिटी देखिएगा। क्लासिकल प्रोबेबिलिटी ये है कि बाउंड्री पर हमारा जो है फाइंडिंग द पार्टिकल जो है वो 0 है। यहाँ देखिए मैक्सिमा है, सॉरी ये मैक्सिमा है, और धीरे धीरे सेंटर पे मिनिमम हो जाता है, क्योंकि यहाँ इसलिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल लिस्ट हो जाता है। अब फिर जैसे बाउंड लोकेट करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो क्वांटम मैकेनिक्स में जस्ट इसका उल्टा होता है, क्योंकि जहां पे ये देखिए क्वांटम मैकेनिक्स में जस्ट उल्टा होता है। यहाँ देखिए जहां पे प्रोबेबिलिटी मिनिमम, यहाँ प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो जाता है। और होता है क्योंकि यहां से पार्टिकल जाके टकरा के लौटता है, तो जहां से वेव फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। प्रोबेबिलिटी जो है लगभग 0 के आसपास। सर आपका आवाज बहुत कट कट के आ रहा है सर। क्लासिकल प्रोबेबिलिटी का वेरिएशन हमारा जो है ये देखिए पॉइंट थोड़ा मैक्सिमम इधर की तरफ शिफ्ट किया, सर आवाज क्लियर नहीं आ रहा है सर। यस सर, बहुत कट तो कट के आ देखिएगा रहा है। कि यहाँ क्या आ रहा है, थोड़ा सा नेटवर्किंग गड़बड़ होगा बाबू। अब आवाज आ रहा है साफ? हाँ ठीक आ रहा सर अभी थोड़ा। यस सर। अच्छा हुआ, ठीक। तो यहाँ देखिएगा कि n इज इक्वल टू 10 हो गया, तो हमारा यहाँ पे जो है x इज इक्वल टू 0 पे क्वांटम मैकेनिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल जो है ये लगभग मैक्सिमा की तरफ हो गया, क्योंकि
हाई एनर्जी लेवल पे जब हम जाते हैं ना, बिल्कुल हाई एनर्जी लेवल पे, तो वहां पे पार्टिकल इट कैन बी ट्रीटेड एज ए फ्री पार्टिकल। इज इट क्लियर? तो यहाँ देखिएगा कि यहाँ प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो गया। इज इट क्लियर? यहाँ देखिए, और ये जो है लगभग यहाँ पे ये बीच का जो रीजन है, यहाँ पे हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ जो डेंसिटी है लगभग जो है सेम है। इज इट क्लियर? सो दैट इज द क्लासिकल रीजन। यहाँ क्वांटम और क्लासिकल रीजन दोनों हमारा क्या होता है, द पार्टिकल, और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल लगभग जो है बराबर तो रहता है। कहाँ पे? सर फिर से ये सर आवाज कट कट के आ रहा है। जो हम आवाज कट रहा है, आप जल्दी खा लो, 2 बजे के बाद नहीं करना जो है जो बिल्कुल वहां पे जो स्पेक्ट्रम जो होता है वो बिल्कुल जो है वहां पे क्या होता है हमारा जो है, जैसे आप हाइड्रोजन देखिएगा, हाइड्रोजन में जब हाई एनर्जी लेवल पे आप चले जाते हो तो 2 एनर्जी लेवल के बीच लगभग नेग्लिजिबल हो जाता है और वहां पे एनर्जी लेवल लगभग कंटिन्यूअस हो जाता है। यहाँ भी देखिए कि एनर्जी जो लगभग कंटिन्यूअस है, सो फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल जो हो गया वो कंटिन्यूअस हो गया। इज इट क्लियर? यहाँ क्वांटम मैकेनिकल केस और क्लासिकल केस दोनों क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। और आपका इक्वेशन जो है, जो दूसरा वाला बताते हैं आपको, सेकंड ये देखिए आपका कि हम कलर करते देखिए सेम आया है ओमेगा एम, उसके पहले कलर देखी थी HNY E माइनस जाई स्क्वायर अपॉन 2 और HN का वैल्यू जो है आप देख लीजिएगा यहाँ पे निकाल जाई स्क्वायर D अपॉन DN। सर पीडीएफ शो नहीं हो रहा है। E माइनस और कैसे यस सर अभी दिख रहा है। जो HN0 पे हमारा जो डिफरेंट है हर्माइड। सर वॉइस क्लियर नहीं है सर। सर वॉइस बहुत लैग कर रहा है। Yes, साइड 1 sir. साइड 2 साइड एंड दैट इज अ क्वांटम। तो एक सेक्शन में जहां हमारा पार्टिकल इन 3 डायमेंशनल बॉक्स जो पढ़ाए थे उसमें हम जो है डीजेनरेसी, जो डीजेनरेट और नॉन डीजेनरेट जो क्वांटम स्टेट होता है उसके बारे में मैंने डिस्कशन नहीं। और एक वाले सेक्शन में हम पार्टिकल इन ए बॉक्स में जो डिस्कस कर रहे थे उसको जो है कल हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद ये दोनों सेक्शन में जब एक आ जाइएगा एक लेवल पे तो हम that is the inadequacy of the classical mechanics, और उसके बाद जो है how to get rid of the inadequacy of the classical mechanics, that is the Planck's black body released black body radiation, Planck's black body radiation, and then after photoelectric effect and Compton scattering डिस्कस करेंगे। क्योंकि C और D सेक्शन में हम डिस्कस कर रहे हैं, आज स्टार्ट हुआ मेरा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, मिलिकन्स एक्सपेरिमेंट और उसके बाद कॉम्पटन स्कैटरिंग होगा। C और D और E और H सेक्शन, E और H सेक्शन में मुझे लगता है कि पार्टिकल इन 3 डायमेंशनल रिजिड बॉक्स लगभग समाप्ति की ओर है। और F और G सेक्शन, F और G सेक्शन में आज ये हम टॉपिक जो है इसको डिस्कस किए और साथ साथ श्रोडिंगर इक्वेशन निकाल लिए हुए थे
अब केवल उसमें पार्टिकल इन ए 1 डायमेंशनल बॉक्स, पार्टिकल इन ए 3 डायमेंशनल बॉक्स, उसको डिस्कस करना है। तो हम चाहते हैं कि आपका सेक्शन ई, सेक्शन एफ, सेक्शन जी, सेक्शन एच, इसको एक लेवल पर ला देने के लिए कि आप सेक्शन सी और सेक्शन डी के बराबर हो जाए। मेरे पास 8 सेक्शन है, तो इसलिए थोड़ा सा हमको प्रॉब्लम है। ओके, और आप क्लास अटेंड किया कीजिए, जहां समझ में नहीं आता है वहां हमसे जो है पूछा कीजिए। थोड़ा सेकंड सेमेस्टर जो है इट इज डिफिकल्ट दैन द फर्स्ट सेमेस्टर। फर्स्ट सेमेस्टर में कोई चीज आपको पढ़ना ही नहीं था, वो सब बहुत आसान चीज था। और सेकंड सेमेस्टर में भी जो है बहुत आसान चीज है, आपको फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा, देन यू कैन डिराइव। मैंने कहा कि क्वांटम मैकेनिक्स में जो दिया हुआ है दैट इज द पोस्टुलेट ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स, और यहाँ अगर आप फर्स्ट प्रिंसिपल जान जाते हो तो यू कैन डिराइव एनी इक्वेशन। यहाँ देखिए, हम कोई भी चीज जब हम पढ़ाते हैं आपको, तो कोई हम स्टडी मटेरियल लेकर नहीं पढ़ाते हैं कि हमको भूलने का डर रहता है। इसलिए बोर्ड पर पहले जाके आपको हम इक्वेशन, जो हर्माइट इक्वेशंस आता है, हर्माइट इक्वेशंस एक स्टैंडर्ड इक्वेशन ला दिए, और उसके बाद आप उसका एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन को सीधा सीधी लिख सकते हैं हर्माइट पॉलिनोमियल का और नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट का। और उसके बाद आप जो है, आप जो स्पेक्ट्रम आता है, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा जो आता है, उसको ड्रॉ कर दीजिएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा। ये कंप्लीट जो है आपका एक क्वेश्चन है एग्जामिनेशन के लिए। और जितना आपको हम पढ़ा रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव अगर टाइप क्वेश्चंस होगा उसमें पूछा जाएगा। बाकी इस पर मैंने डिसाइड किया है कि आपका जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें असाइनमेंट भी होता है, ऑब्जेक्ट एमसीक्यू भी होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो हम लोग उसको जो है बाद में कभी कभी एग्जामिनेशन ले लिया करेंगे, और सारा जो आपका मार्क्स आएगा उसको एवरेज करते हैं, और उसी के समझ में आ रहा है ना, नहीं तो दिक्कत हो जाती है आप लोग को भी। तो कभी कभी बीच में आपको असाइनमेंट भी दिया करेंगे, और क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमसे सीधा सीधी पूछा कीजिए। आप केवल बहुत जरूरी नहीं है कि आप क्लास में ही पूछिए, आप कभी भी हमको इवनिंग में फोन करके पूछ सकते हैं, और आपके हर एक प्रश्न का मैं उत्तर देने की कोशिश करूंगा। ओके बाबू? जी सर। जी सर। यस तो यस सर। जी, तो हम समझ रहे हैं कि आपको बढ़िया से जो है सुनाई और दिखाई पड़ा हुआ होगा। तो अब आप बताइए हमको। ओके, तो थोड़ा सा अब इसको हम स्क्रीन को अपने पास लेकर चले आते हैं। अब हम लोग दिखेंगे, थोड़ा सा समुद्र का मजा लीजिए, है ना। तो ओके, ठंडी ठंडी हवा आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर। आ रही है। ऑनलाइन से आ रही है। यस सर। बरसात बहुत अच्छा। बहुत अच्छा सीन है सर आपका, बैकग्राउंड। ठीक है, तो ओके, तो हम लोग जो है फिर कल डिस्कस करेंगे। और खूब खुश रखिए, जिंदगी में खुश रहने की कोशिश कीजिए। जीवन जो है खुश रहने का नाम है ना। जीवन में कभी भी मतलब ये नहीं सोचिए कि हमको ये नहीं मिला, हमको वो नहीं मिला, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। इज इट क्लियर? तो देखिए, हम लोग खुश रहते हैं। हम तो एकदम अब लगभग 60 साल के होने जा रहे हैं, इस अवस्था में भी हम हमेशा खुश रहते हैं। क्यों खुश रहते हैं? बच्चा सब अपना जो करना था बढ़िया से, उसकी चिंता हम नहीं करते हैं। कि हर एक बच्चे की जिंदगी उसकी अपनी जिंदगी है। किसी बच्चे को पीयर प्रेशर में नहीं रखना चाहिए, उसको हमेशा डांटना नहीं चाहिए। वो जो करना चाहता है अपने हिसाब से अच्छा करना चाहता है, आप केवल दूर रहकर जो है मार्गदर्शन कीजिए। और देखिए, ये समुद्र है, समुद्र की लहर को देखिए। तो जो क्या होता है कि जो नाविक होता है ना, जो मछली मारता है समुद्र में, वो देखिएगा समुद्र का जो तट होता है उसके पास लहर काफी तीव्र होती है और दूर हटकर लहर नहीं होती है। तो क्या होता है कि जो नाविक जो होता है वो सीधे जो कूद पड़ता है। कुछ लोग क्या होता है, समुद्र के किनारे बैठकर देखते रहता है, अब कूदे नहीं कूदे, लहर बहुत ऊंची उठ रही है। और जो नाविक होता है क्या करता है कि अपने नाव को ठेलता है और सीधे लहर को चीरते हुए जो है अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है। तो आप भी जो है मौके का इंतजार मत कीजिए, है ना। परिस्थितियां अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, आप इसकी प्रतीक्षा नहीं कीजिए। आप अपना जो है
जो है देखिए दूर में कहीं आपका डेस्टिनेशन दिख नहीं रहा, बाकी जब आप विजन की बात करते हैं तो आपको लक्ष्य मालूम है कि हमको कहाँ जाना है। तो आप इस समुद्र जो रूपी जो जीवन है उसमें अपनी नौका को जो है डाल दीजिए और इस लहरों को चीरते हुए, प्रतिरोध का सामना करते हुए, उसको जो है चीरते हुए जो है वो निकल जाइए। आप लहरों को नहीं गिनिए। लहरों को गिनने वाला जो होता है ना, दुनिया का सबसे कायर इंसान होता है। इज इट क्लियर? इसलिए आप लहरों को चीरते हुए जो है निकल जाइएगा, आप डेस्टिनेशन पे जरूर पहुंचे। अदरवाइज जो है, जो लहरों से घबरा गया वो नौका लेकर क्या निकल सकता है। इसलिए जिंदगी में आगे बढ़ना है तो ट्राई टू फेस द प्रॉब्लम, मुकाबला कीजिए समस्याओं से, है ना। कहा था ना कि रसरी आवत जात थे सिल पे पड़त निशान। सोना को जितना भी कसौटी पे कसते हैं उतनी ही उसकी चमक बढ़ती है। तो आप अपने आप को जो है प्रकृति के अनुकूल नहीं प्रतिकूल में कीजिए। जो व्यक्ति जो है हमेशा एसी में रहा होगा, उसको सूर्य की रोशनी नहीं लगी होगी, वो इस कोविड में सबसे पहले जो है शरीर त्यागा होगा। लेकिन जो व्यक्ति जो है इस धूप में अपने शरीर को तपाया होगा, अपने शरीर से जो है श्वेत बिंदु को पसीने को बहाया होगा और जो गंदगी में भी रहने का आदी रहा होगा, उस व्यक्ति को जो है वायरस और बैक्टीरिया से डर बहुत कम लगता है। इसलिए याद रखिएगा कि हमेशा जो है विपरीत परिस्थिति में जो है चलने की कोशिश कीजिए। और मेरी शुभकामनाएं हमेशा साथ है। अपने माँ पिता की शुभकामनाएं लीजिए। उनकी इच्छाओं को पूर्ण करना आपका दायित्व नहीं, बाकी आपका जीवन ऐसे निर्वहन कीजिए कि आप भी खुश रहिए और सामने वाला भी खुश रहे। आप गौर किए होंगे कि हाथ आपका लाख गंदा हो, बाकी उसमें गुलाब का फूल पकड़ लीजिएगा तो आपके हाथ में गुलाब का गंध आए। तो जो संगत होता है ना बढ़िया आदमी का, आपके जीवन को चेंज कर। और पानी की बूंद जो होती है ना बाबू, पानी की बूंद जब सड़े हुए नाले में पड़ती है तो पीने के लायक नहीं होती है। और वही पानी की बूंद अगर आपके जो है इस पे अंजुली में आ जाती है तो आप उसको पी लेते हैं। यही डिफरेंस है कि पानी का बूंद वही है, वो गिरता कहाँ पे। अगर पानी का बूंद सीप में गिर गया तो मोती बन गया, पानी का बूंद जो है वो गंदे नाले में गिर गया तो सड़ा हुआ पानी हो गया, और पानी का बूंद आपके अंजुली में गिर गया तो पीने योग्य हो गया। तो पानी वही है, वो डिपेंड करता है कि किस तरह के पात्र में जाता है। तो ज्ञान वही रहता है, डिपेंड करता है कि पात्रता क्या है। अक्षर जो है सभी पवित्र है, क ख ग घ अंग। बाकी शब्द का प्रयोग आप जो है अक्षर का जो प्रयोग शब्दों में करते हैं और शब्दों का प्रयोग जो वाक्यों में करते हैं, तो कहीं वह श्लोक बन जाता है और कहीं वह अपशब्द और गाली बन जाती है। इसलिए अक्षर बुरा नहीं है, उसका शब्दों का युग बुरा है। इसलिए आप अपने जीवन को जो है खूब बढ़िया रखिए। जीवन में ना कोई चीज भला है ना बुरा है। अगर आपके किए हुए से किसी को दुख पहुंचता है तो वह पाप है, और आपके किए हुए किसी चीज से किसी को सुख की अनुभूति होती है तो वही पुण्य है। ये रिलेटिव टर्म है ना। तो चलिए कल फिर हम लोग मिलते हैं। बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर।